हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। आज का लेक्चर जो होगा वो होगा क्वेश्चन सॉल्विंग पे, इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट मैं आपको इजीली आपके बारे में बता दूं। जो भी नया बच्चा अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, मैं फिर से बता दूं कि बेटा प्ले स्टोर पे जाके इजीली ऐप आप डाउनलोड कर लो। बेसिक साइन अप प्रोसेस को फॉलो करो जैसे किसी भी ऐप में करते हो, ठीक है। आप अपना नंबर डालो, आपको OTP मिलेगा, अपना नया अकाउंट आप क्रिएट करोगे, ठीक है। ये कुछ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, है ना। कोई खुफिया इंफॉर्मेशन नहीं है, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको लोकेशन को ऑन रखना है, ठीक है। लोकेशन ऑन रखोगे, OTP इंसर्ट करके वेरीफाई करोगे। नेक्स्ट पेज पे जब आओगे तो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। अभी आप क्या देख रहे हो? आप टॉपर्स बैच की फिजिक्स की वीडियो देख रहे हो। टॉपर्स बैच में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, सब कुछ मिल रहा है। ऐसे ही और भी बैचेस हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो पहले तो 3 कोर्सेज हैं, कोर्स 1, 2 एंड 3। ये किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। और आपको कौन सा कोर्स लेना है? ये वाला क्लास 11th और 12th, जिसमें CBSE और नीट की प्रिपरेशन हो रही है साइंस में, और कॉमर्स में CBSE की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा CUET के लिए भी कोर्स है ना, कंप्लीट कोर्स है, फुल कोर्स है विद लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट्स। तो ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे भी आप 12th के बच्चे हो तो आप खुद भी CUET की प्रिपरेशन करोगे, है ना। तो आपको जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हो यहाँ से। अब आपको जो नेक्स्ट पेज मिलता है वहां पे उदय शिखर किसके लिए? कॉमर्स के लिए, ठीक है। प्रारंभ टॉपर्स किसके लिए? हमारे साइंस के लिए, ठीक है। आप साइंस को चेक करोगे, देखो सेलेक्ट दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पेज पे, वहां पे आपको जाके अपनी क्लास को सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके ये जो मेन पेज आता है, ठीक है, वहां पे आपको एनुअल कोर्स फी दिख रही है ना, वेरियस सब्जेक्ट्स की। बट एक्चुअली ये कोर्स फी कितनी है बेटा? 0। कितनी है बेटा? 0 है, ठीक है। कैसे 0 है? जब आप इसको ऐड टू कार्ट करते हो तो ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। ये रहा कूपन कोड, फ्री इजीली, ये कूपन कोड है, अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में, फ्री बोलना तो सही नहीं होगा क्योंकि एजुकेशन तो वैसे भी फ्री है ना। माइंड इज लिबरेटेड, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो आप जब ये कोर्स देखना शुरू कर दोगे, है ना, तो आपको फायदे क्या होने वाले? अगर आप ऐप पे कोर्स को देखोगे तो यूट्यूब पर ऐड्स आते हैं, ऐप पर ऐड फ्री क्लासेस होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप और भी फीचर्स देख सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी आपको कोई डाउट होता है, आप ऐप पे जैसे ही डाउट पोस्ट करते हो, है ना, तो यहाँ पे 24/7 एक टीम एक्टिव है जो आपके ऐप डाउट्स के सॉल्यूशंस आपको भेजती है। उसके अलावा जो भी डाउनलोडेबल मटेरियल्स है, जैसे DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास हो रही है ना, उसकी एनोटेटेड PPT, मतलब कि जो भी क्लास में एनोटेशंस हैं, जो भी PDF है, लेक्चर नोट्स एक तरीके से, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी हर क्लास के साथ। तो ये एडवांटेजेस हैं ऐप के, इसीलिए YouTube पर तो क्लासेस हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन एडवांटेजेस के लिए आपको ऐप भी डाउनलोड करना है। एंड स्प्रेड द गुड इन्फॉर्मेशन, है ना। अब आते हैं कहाँ पे? हमारे प्यारे फिजिक्स पे, जहाँ पे हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया, जान लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर हमने कैपेसिटर्स शुरू करा था, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इसमें बचा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बचा है? क्वेश्चन सॉल्व करना बचा है। तो अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस, 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 ठीक है। तो अगेन बेटा, जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो, आप अपनी कॉपी किताब निकाल के बैठ जाओ, ठीक है, पेन वेन सब निकाल के बैठ जाओ। फिर देखते हैं कि प्रियंका मैम से पहले क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व मेरे से पहले कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना कि मैम ये मेरा आंसर था, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने कम टाइम में आप कितनी एक्यूरेसी के साथ कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। तो बेटा यहाँ पे आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पार्ट 1। आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है पढ़ लिया। अब कई बार क्या होता है, फिगर देख के समझ नहीं आता है कि इसमें किस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर
ये लेक्चर नीट और बोर्ड दोनों ही बच्चों के लिए काम का लेक्चर है। हालांकि मुझे बार बार नीट और बोर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप में से कई सारे जो हैं अगर नीट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, है ना, तो उससे आपका कहीं ना कहीं एक बेस मेंस के लिए भी बनता है ना। तो आपके सारे ही एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस तो ज़रूरी होते ही हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे कोई भेदभाव नहीं, सबको अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए हम शुरुआत करें पहले क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, केबीसी खेलते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको दो अरेंजमेंट दिख रहे हैं। इन अरेंजमेंट्स को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 इक्विपोटेंशियल मेथड, ठीक है, क्या नाम है बेटा, इक्विपोटेंशियल मेथड। और मेथड नंबर 2 व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है, तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, खाली अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिखे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना है। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस बहुत बार इंटीग्रेट होकर क्वेश्चन में आते हैं, और नीट में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं यहाँ लेकर आई हूँ जो पहले नीट में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अभी हम समझेंगे, पहले हम आएंगे इस पे। अगर आपको, आप देख सकते हो किस तरीके का कॉम्बिनेशन, देखो कितने कैपेसिटर्स हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको चार कैपेसिटर रेजिस्टर ऐसे देखने को मिले, तो और पांचवा देखो बी और डी, है ना, ये पांचवा इन दोनों की डायगोनल में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, ये इसका नाम है, ठीक है, ये नाम है इसका। इसकी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। उसमें क्या होता है, उसमें रेशियो किसका, C1 और C4 का बराबर होगा C3 और C5 के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं C1/C4 इज इक्वल्स टू C3/C5। अब इसको ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, कैसे, C1 और C3 का रेशियो किसके बराबर होगा, C4 और C5 के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो समझ लो बेटा। तो फिर से देखो, आपके पास इस तरीके से 5 कैपेसिटर्स थे, किसी स्क्वायर, रोम्बस या पैरेललोग्राम, जो भी आपको स्ट्रक्चर मानना है, कुछ उसमें ऐसे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, C1, ये क्या है, C3, ये C2, ये C4, और पांचवा यहाँ लगा हुआ है C5। पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अक्रॉस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ये रेशियो बराबर नहीं होगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन को सॉल्व करने के अलग मेथड्स हैं। हम फिलहाल किसको फोकस कर रहे हैं बेटा, अपना फोकस किसके ऊपर है, अपना फोकस है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के ऊपर। तो क्वेश्चन हम इस रेशियो को इक्वल करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो हमारे हिसाब से मान के चलो कि अगर ये मान लो कि 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, और ये 20 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अब ये मान लो कुछ 40 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, और ये कितना है, 80 माइक्रोफैरेड। तो देखो क्या रेशियो बराबर हो रहा है ना। 10/40 करते हो 1/4 का रेशियो है, 20/80 करते हो 1/4 का रेशियो है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन हो गई। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये जो आर्म है ये इनइफेक्टिव हो जाती है।
ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, इस पूरी लाइन पे एक पोटेंशियल होगा। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, इस पूरी लाइन पे एक पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये हो गया ए बी, इसको मैंने बोल दिया, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया सी और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। तो जो सी डी है, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, CD में कोई करंट नहीं जाएगा, ये इनइफेक्टिव हो गई। इसका मतलब कि हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। अब आप पूछो मैम लॉजिक, मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा इंतजार करोगे। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके ऊपर बहुत अच्छे खासे एप्लीकेशंस है। आप मीटर ब्रिज पढ़ोगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है। फिलहाल आपको इसको क्या याद रखना है, एक नियम, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक की तरह कैपेसिटर चैप्टर में इसको यूज करके सॉल्व करने क्वेश्चंस। ठीक है, तो कभी भी ये रेशियो बराबर हो या ये रेशियो बराबर हो तो ये आर मेन इफेक्टिव हो गई। अब देखो क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा है, क्लियर कट दिख रहा है कि ये और ये क्या हो गए सीरीज, ये और ये क्या हो गए सीरीज, और कॉम्बिनेशन ओवरऑल पैरेलल। ऐसा बन जाएगा कॉम्बिनेशन। यहां से आगे बढ़ के सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, है ना बेटा। ये 10 माइक्रोफैरेड है, ये 20 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, ये 40 माइक्रोफैरेड है और ये 80 माइक्रोफैरेड है। अब याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको सॉल्व करने का एक नियम बताया था। ठीक है, 20 क्या 10 की टेबल में आता है? हाँ आता है, इंटू 2 जा करो, 10 इंटू 2 क्या होता है 20। ठीक है, सिमिलरली क्या 80 40 की टेबल में आता है? हाँ आता है, इंटू 2 करो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिले कि एक कैपेसिटेंस दूसरे के टेबल में आ रही है, तो जो बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला ऊपर लिखो, 20 को ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, ये आप इसको n बोल दो, है ना। तो n प्लस कितने गुना, है ना, तो n प्लस 1 आता है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बना, कितना बना 20/3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 40, ये हो गया 80। तो देखो ये अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया 20/3 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली इसमें बड़ा वाला ऊपर 80 ऊपर चला जाएगा और नीचे 42 जा इंटू 2, तो ये आपका n फिर से क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 80/3। और अगर अब आपको फाइनल कैपेसिटेंस निकालनी है तो बड़ा आसान है बेटा, कोई मुश्किल नहीं इसमें। जो भी आपका C नेट निकलेगा दोनों पैरेलल में है, तो 20/3 प्लस 80/3 बोले तो 100/3 माइक्रोफैरेड जो है इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आ रही है। अगर आपको बात आ गई समझ में, तो अब हम देखेंगे इक्वी पोटेंशियल व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन में इनका रेशियो बराबर है, इसको आपको गायब कर देना है, गायब कर देना है। ठीक है, अब इक्वी पोटेंशियल मेथड समझ लो। ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C1 है, C3 है, C2 है ना, और एक सेल लगी हुई है। और क्या लगी हुई है, एक सेल लगी हुई है। ठीक है, इसको और थोड़ा लेबल्ड बनाया गया है कि सेल जो है Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रही है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज ले रही है सर्किट में। ठीक है, जिसमें से Q1 जो है इधर को जा रहा है और Q2 जो है इधर को जा रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, जब आपको वायर में कुछ ना दिखे, ठीक है, वायर में कुछ भी ना दिखे, जैसे इस वायर में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को B मान सकते हो, इस पॉइंट को B मान सकते हो। कोई डिवाइस ना दिखे, कोई रेजिस्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा, खाली एक प्लेन वायर है, तो वायर के हर पॉइंट को आप इक्वल पोटेंशियल मान के चल सकते हो। और ये अगर B है तो इसको B और इसको B लिख सकते हो। हमारी नजर में ये क्या है, सारे B। ठीक है, आइडियली ये जो हम कनेक्टिंग वायर लेकर चल रहे हैं, देखो कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस होता है, बट आइडियली जब आपको कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है ना, तो ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको आप बेसिकली जीरो रेजिस्टेंस लेकर चल रहे होते हो। ठीक है, ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, तो इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है,
ये भी B है, फिर ये भी B है, ये सारे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया B। आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, बैटरी पहले लेकर चल लो, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो मैंने D बोल दिया है ना, तो पहले सेल लगा दो, ठीक है। ये सेल बनाई, सेल का एक पॉइंट मैंने D बोला और एक पॉइंट मैंने B बोला। V वोल्टेज की सेल है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। D से जुड़ा है एक कैपेसिटेंस, D से जुड़ा है एक कैपेसिटर, इसका नाम अपन ने C1 रखा है, ठीक है। फिर C1 से जुड़ा है पॉइंट A। पॉइंट A और B, देखो A और B के बीच में एक ये कैपेसिटर, A और B के बीच में एक दो पॉइंट के बीच में कभी भी दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर होंगे, वो हमेशा पैरेलल में होंगे, करके देख लो, है ना। तो आपको यहाँ पे दो कैपेसिटर बनाने पैरेलल में, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। क्योंकि A और B के बीच में दो कैपेसिटर अगर लगे हैं, वो पैरेलल में ही लग सकते हैं बेटा, सीरीज में लग सकते हैं क्या? दो पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में दो कैपेसिटर सीरीज में लगा ही नहीं सकते, बीच में तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये C1 हो गया, ठीक है, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। अब अगर मैंने आपको कोई वैल्यू दी होती तो आपको ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। मान लो मैंने कहा होता चलो ये 2 माइक्रोफैरेड है, मैंने कहा होता मान लो कि ये 6 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है। चलो सॉल्व करके बताओ बेटा, ये दोनों पैरेलल में है, 2 और 6 कितने हो गए? 2 और 6 हो गए 8, ठीक है। तो इसका अगला कॉम्बिनेशन क्या बनता? आपके पास दो कैपेसिटर होते, एक ये 8 माइक्रोफैरेड का और एक ये 3 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, और साथ में ये सेल लगी होती। मान लो सेल मैंने बोल दी होती कि चलो ये 2 वोल्ट की है, यहाँ पे मैंने इसको 2 वोल्ट का सेल मान लिया। आगे अगर आपको कोई चार्ज निकालना है कि भैया Q1 Q2 की वैल्यू बता दो या कुछ भी, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल मेथड में बस आपको इतना याद रखना है कि कनेक्टिंग वायर पे पॉइंट आपको सेम लेके चलना है, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। चलो अब इसके बेसिस पे आगे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अक्सर क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ। एक और टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा होता है, ये P बोल दिया, ये Q बोल दिया, ये हो गया वन टाइप, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है वो देख लो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाली आर्म सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर है, नीचे वाली आर्म ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर में कैपेसिटर जुड़ गया है। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका सेकेंड टाइप का है। ये आपका कौन सा टाइप का क्वेश्चन है बेटा? ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो पहले फर्स्ट टाइप को समझते हैं, फिर सेकेंड टाइप को समझेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, इस पॉइंट को क्या लिखो? P। ये क्या हो गया? P। ये क्या हो गया? P। ये क्या हो गया? जब तक कोई डिवाइस बीच में नहीं आएगी वो पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? Q। इस पूरी वायर पे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे सारे Q, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा? Q ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो P और Q, P और Q, यहाँ पे जो भी पॉइंट है सिर्फ P और Q है। ध्यान से देखना जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। P और Q के बीच में पहला कैपेसिटर, चलो इसको C1 मान लेते हैं। फिर देखो Q और P, तो फिर से P और Q के बीच में दूसरा कैपेसिटर, इसको C2 मान लेते हैं। फिर से P और Q के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर, इसको C3 मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो इसका सिंप्लीफिकेशन बेटा कैसा बनेगा? इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 1 2 3। मैंने अभी आपको बताया था कि दो पॉइंट के बीच में कभी भी दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर लगे होंगे तो वो पैरेलल में ही लग सकते हैं। तो आपका एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q और C1 C2 C3,
ये तीनों कैपेसिटेंस कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो अगर आपको इस टाइप का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। अब अगर मैं C1 की कुछ भी वैल्यू दे दूं, C2 की कुछ भी वैल्यू दे दूं, C3 की कुछ भी वैल्यू दे दूं, तो आप सॉल्व कर पाओगे इसको, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात, हाँ ठीक है, ओके। अब ये जो महाशय है इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C1, C2, C3, C4, C5 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है, क्योंकि ये देखो P से चले थे, ये तो P है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये P है, यहाँ तक ये P है, ठीक है। पर यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया क्योंकि बीच में कैपेसिटर लग गया, ठीक है। तो चलो इसको मैंने बोल दिया ये X है, ठीक है। अब देखो यहाँ से चले थे, ये तो Q होगा अपना, ये Q होगा, ठीक है। पर यहाँ बीच में कैपेसिटर है तो इसको मैंने एक दूसरा पॉइंट Y नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अपने पास P और X के बीच में और P और Y के बीच में, P और X और P और Y के बीच में कैपेसिटर मिले हैं क्या? हाँ देखो, P और X के बीच में कैपेसिटर है, P और Y के बीच में कैपेसिटर है। Q और X के बीच में, देखो Q और X के बीच में कैपेसिटर है, Q और Y के बीच में कैपेसिटर है। X और Y क्या कर रहे हैं, वो P और Q दोनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, कैसा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया X, यहाँ पे एक पॉइंट लिया Y, और X और Y के बीच में C2 बना है, तो X और Y के बीच में मैंने ये बना दिया C2 को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक X को P के साथ जोड़ना है। देखो X और P के बीच में C1 बना है ना। तो मैंने क्या करा, X और P के बीच में C1 बना दिया, ठीक है। अब X और Q के बीच में, देखो X और Q के बीच में C4, तो X और Q के बीच में मैंने C4 बना दिया, ठीक है। Y और P के बीच में, तो Y और P के बीच में, ये देखो Y और P के बीच में C5 बना दिया, ठीक है। ये हो गया पॉइंट P। सिमिलरली Y और Q के बीच में C3 बना दिया, ठीक है, ये Q और ये C3। अब देखो कैसा हो गया, ये हो गया अपना व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपना हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर। ये बैलेंस्ड कंडीशन में अगर अपन को दिया होगा, है ना, बैलेंस्ड कंडीशन में, मतलब कि अपन को इसमें यूजुअली ऐसा दिया होगा, C1 की कुछ वैल्यू होगी, सपोज वही मान लो 5 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफैरेड है। C5 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। उसके बाद C3 की वैल्यू कितनी है, मान लो 30 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। C4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 माइक्रोफैरेड है, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो C1 बटा C5 देखो, C1 बटा C5 कितना हो रहा है, 1/2, ठीक है। अब C4 बटा C3 देखो, C4 बटा C3, C1 बटा C5, C4 बटा C3, ये सही नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ 60 कर दूं और यहाँ 30 कर दूं तो क्या सही जा रहा है, हाँ, C4 बटा अपन ने 60 करा तो 1/2 आ रहा है। बात सही लग रही है, बात सही लग रही है, अच्छा। लेकिन अब आपको ऐसे भी एक बार देख लेना है, क्या C1 बटा C4, ठीक है, 10/60 1/6 आ रहा है, 5/30 1/6 आ रहा है, दोनों तरफ से बैलेंस। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और जब ये बैलेंस्ड हो गया तो C2 क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव। C2 का कोई काम नहीं है, C2 का कोई काम नहीं है। अब सिंपली ये दोनों सीरीज में इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक में तो ये कनेक्टिंग वायर ऐसे जा रही है और एक में कैपेसिटर, तो ये यूजुअली आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है, ये यहाँ दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ तो इसको रीड्रॉ करके कैसे, देखो यहाँ पे सारे C सारे कैपेसिटेंस C है ना। तो जाहिर सी बात है अगर इसको रीड्रॉ किया जाए तो आप ऐसे बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से बना दोगे। ये पॉइंट P है, ये Q है, तो इसको आप लिखोगे P और इसको लिखोगे Q, और यहाँ पे आपके टर्मिनल पॉइंट्स क्या हैं, X और Y। तो बस उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। सारे कैपेसिटेंस C ईच है, करेक्ट, ओके। लेकिन अपना ये वाला जो आर्म है ये तो इनइफेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। अब ये C और C, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ऊपर C/2 सीरीज में है, तो
ये C और C इसका कॉम्बिनेशन नीचे बनेगा C/2, फिर पैरेलल में है तो C नेट कितना बन जाएगा 2 टाइम्स C/2, बेसिकली C इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो बेटा? तो ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशन जब आए तो आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना और कैसे सॉल्व करना है। चलो अब इसको देखते हैं, है ना। तो इसको A बोल दिया, इसको B बोल देते हैं, ठीक है। यहां तक कुछ भी नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, तो बेटा ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा, यहाँ पे कैपेसिटर मिल गया, इसको D बोल दिया और इसको E बोल दिया, ठीक है। गौर से देखना जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। सिर्फ अगर आप इतना अरेंजमेंट देखो तो ये क्लियर कट एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे? देखो, D और A के बीच में, D और A के बीच में एक ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। उसके बाद D और B के बीच में, D और B के बीच में एक ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। फिर B और ये पॉइंट क्या है A, तो B और A के बीच में भी एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये A हो गया। उसके बाद A और E के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, D और E के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ठीक है। बेसिकली ये C है ना। समझने वाली बात ये है कि इनका रेशियो बराबर होगा, तो ये जो D और A को जोड़ने वाला कैपेसिटर है, इस पे कोई चार्ज, कोई करंट, कुछ नहीं है, ये इनइफेक्टिव हो गया, ठीक है, ये इनइफेक्टिव हो गया। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो ये आर्म है, इसका कोई काम धाम नहीं है, इसको गायब कर दो, ठीक है। इसको अपन ने कंप्लीटली गायब कर दिया। अब इसको गायब करने के बाद आप एक कहानी देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये D पॉइंट गायब हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, इन दोनों का सीरीज में हो गए, तो नेट कैपेसिटेंस जो इन दोनों का होगा वो C/2 हो जाएगा। इसको और इसको मिलाकर नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा, C/2 हो गया, ठीक है। यानी B और E, देखो B और E इन दो पॉइंट्स के बीच में अब दो कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दो कैपेसिटर लगे हैं, एक C/2 और एक C। दो पॉइंट के बीच में दो कैपेसिटर सिर्फ पैरेलल में लग सकते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया B, ठीक है, यहाँ पे दो कैपेसिटर बना दिए, एक C और एक C/2। फिर यहां से मुझे मिला एक पॉइंट E, क्या मिला, E पॉइंट मिला। अच्छा, अब E पॉइंट से जो A पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है, E और A के बीच में आपको C दिख रहा है, दिख रहा है ना C, ठीक है, ओके। तो E और A के बीच में मैंने एक ये कैपेसिटेंस C बना दी, ठीक है। अच्छा, क्या A और B के बीच में भी एक कैपेसिटेंस C है? हाँ, तो A और B के बीच में भी मैंने एक कैपेसिटेंस यहाँ पे ये C बना दी। अब ये सर्किट हो गया सिंप्लीफाई। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें इक्विपोटेंशियल मेथड भी लग रही है और व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर भी लग रहा है, ठीक है। अब बेटा इसको आप ढंग से जो है सॉल्व कर सकते हो। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा, सिंपल C प्लस C/2 इज इक्वल्स टू 3C/2, इसका कॉम्बिनेशन ही। अब ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। तो आप जब इसका ऊपर वाले हिस्से का निकालोगे, ठीक है, यानी कि अब आपके पास A और B के बीच में दो पैरेलल कैपेसिटर हो गए, ठीक है। अब आपके पास A और B के बीच में दो कैपेसिटर हो गए, एक तो ये C था, ये C लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3C/2। इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना आया 3C/2, ठीक है, और C। तो इसको आपको सीरीज में जोड़ना है, तो कर लो बेटा, ठीक है। बेसिकली 2/3C प्लस, ठीक है, समझ आ रहा है, अपन रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कितना 3C/2, तो 2/3C और 1/C, ठीक है। सो प्लस 1/C, ये 1/CS करके निकाल लोगे, तो ये लो आपका 1/C कॉमन, ठीक है, इंटू 5/3। तो CS कितना आ गया बेटा 3C/5, 3C/5। तो ये कितना हो गया 3C/5, ये एक कैपेसिटेंस और ये दूसरा C। अब ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड है, तो इनकी नेट कैपेसिटेंस जो भी आप निकालोगे वो इस कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस होगी।
ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैंने अभी एक कॉम्बिनेशन समझाया कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे आइडेंटिफाई करना, और इक्विपोटेंशियल मेथड लगभग हर जगह अप्लाई होगी। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये कई बार नीट एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता, बोर्ड में नहीं आएगा, नीट में आएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो नोट्स बनाओगे तो वहां लिख देना कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। पिछले क्वेश्चन आ सकते थे, इसके पहले जो मैंने आपको करवाए वो बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, दोनों में आते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, कुछ नहीं है, बेसिकली आपको क्या दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बी लिखा है और ये ए लिखा है ना, तो इसके अक्रॉस अपन बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है कि जो प्लेट्स की थिकनेस है वो बदल रही है। देखो ये डी है, तो डी और डी मिलाकर ये थिकनेस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2D हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल थिकनेस है ये कितनी हो गई, 3D हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल थिकनेस 3D हो गई। ठीक है, और अगर ये 2D है तो ये थिकनेस फिर से कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी। ठीक है, और ये थिकनेस फिर से कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको? अब अगर आप इसको गौर से देखो, A और B के अक्रॉस बेसिकली आपके पास वेरियस प्लेट्स है, तो सारे पैरेलल में कंबाइंड है। अपन लिखना शुरू कर दें, एक हो गया आपका C1, एक हो गया आपका C2, C3, ठीक है, C4, C5, ऐसे कंबाइन कर दो इनको, सारे पैरेलल में कंबाइन है। ठीक है, एक टर्मिनल आपका A है, एक टर्मिनल, बेसिकली ये सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर आप देखो तो हर जगह प्लेट एरिया क्या है, A है, बस ये बीच में जहां पे आपने C3 लिखा है वहां पे 2A है, हर जगह प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है। ठीक है, इसको C1 लिख दिया, C2 लिख दिया, C3 लिख दिया, C4 लिख दिया, C5। आप C नेट फाइंड आउट करोगे, सब पैरेलल में कंबाइंड है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 ये हो जाएगा। अब आप इंडिविजुअल वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो बेटा, क्या होती है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही कॉमन आ जाएगा। ठीक है, A भी कॉमन आ जाएगा और D भी कॉमन आ जाएगा। अगर बात करें C1 की तो देखो D और A पूरा का पूरा कॉमन आ गया 1। बात करें C2 की तो प्लेट एरिया तो A था लेकिन डिस्टेंस 2D था, तो जहां आपने D लिखा था वहां पे आप 2 छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट A बाई D था ना, यहाँ 2D होना चाहिए था, तो अपन ने ये तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। C3 में देखो एरिया 2 था और डिस्टेंस 3 था, तो जहाँ D है वहाँ 3 लिखो, जहाँ A है वहाँ 2 लिखो, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, C4 की बात करें तो एरिया तो A ही है और डिस्टेंस 2D है, तो फिर से ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और C5 की बात करें तो C5 और C1 देखो सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बस ये आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी आपका आंसर आएगा वो फाइनल के पास। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन हालांकि ये बहुत इजी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता ही, अब इसके बाद आपको जोड़ घटाव जो भी है वो करना है ना। ये आधा और आधा मिलकर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और फिर ये 1 2 और फिर ये 1 3 है ना, तो 3 और प्लस 2/3 कर दो, 3 प्लस 2/3। ठीक है, तो 9 प्लस 2 11/3 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 11/3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये आ रहा है आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। बात आगे समझ में बेटा, नोट कर लेना अच्छे से, इसको पूरा नोट कर लो, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब ये आपका अगला सवाल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अक्सर आपको ये जैसे आपने अभी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, उसमें आपने मल्टीपल कैपेसिटर्स पढ़े थे, तो एक के ऊपर एक जो है पेपर कैपेसिटर्स या फिल्म कैपेसिटर्स जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, कह लो इलेक्ट्रोड्स भी कह सकते हो आपकी, अलग अलग क्या इलेक्ट्रोड कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स में भी इस तरीके से ये अरेंजमेंट यूज होता है। अब A पे अपन ने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, B पे अपन ने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो A के साथ जो भी कंडक्टिंग प्लेट जुड़ी हुई है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो भैया 1 और 3 यहाँ पे देखो, A के साथ कौन सी जुड़ी हुई है, 1 और 3। इक्विपोटेंशियल मेथड को फॉलो करेंगे तो 1 पे और 3 पे अपन को क्या देना है भाई, A पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो 1 और 3 पे पॉजिटिव चार्ज को आपको शो करना है। सिमिलरली B नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो B के साथ जो प्लेट जुड़ी हुई है उस पे आपको नेगेटिव चार्जेस को शो करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नीट के लिए, बहुत बार आते हैं बेटा, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, ओके। अब इसमें दिया होता है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इज सेम, ये 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का या 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम है। तो ये डिस्टेंस D हो गया, ये डिस्टेंस D हो गया और ये डिस्टेंस D हो गया।
अब आप गौर से देखो जरा यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अरेंजमेंट, ये एक कैपेसिटेंस C1 हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया C2, ठीक है, और ये कैपेसिटेंस हो गया C3, ठीक है। तो C1 C2 C3 तीन कैपेसिटेंस हो गए, खत्म बात। भैया नेट निकालो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट्स के बीच में 3 कैपेसिटेंस लगे हैं, A और B 2 ही पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स के बीच में 3 कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में लग सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही लग सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। चलो एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए प्लेट्स की ना नंबरिंग भी कर देते हैं, प्लेट्स की क्या कर देते हैं, नंबरिंग भी हम कर देते हैं साथ साथ में, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, तो ये प्लेट को मैंने बोला 1, ठीक है, ये जो 2 है ना, इसके ऊपर वाले हिस्से को एक्चुअली मैंने बोला 2 और नीचे वाले हिस्से को 3 बोला। 3 जो है ना, 3 के ऊपर वाले हिस्से को मैंने 4 बोला, नीचे वाले हिस्से को मैंने 5 बोला, अब ये हो गया 6, ठीक है। तो ये ब्लू कलर के नंबर्स को याद रखना। अब A के साथ आप पॉजिटिव जोड़ दो सारे, A के साथ क्या करो, सारे पॉजिटिव जोड़ दो, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है, सबसे पहले C1 में देखो, इसको मैंने अगर C1 बोल दिया है ना, तो ये हो गया अपना C1 का ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे C1 का नेगेटिव। तो C1 का ये जो हिस्सा है बेटा, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये C1 का ये वाला, ये इस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, ओके। अब बेटा आते हैं अपन C2 पे। C2 पे ये नंबर दिख रहा है 4, तो ये प्लेट होगी आपकी 4, ठीक है, और ये नेगेटिव यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, ये प्लेट हो गई 3, ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे, ये C2 था अपना, अब आते हैं अपन C3 पे। तो C3 पे ये देखो, ये 5 है ना नंबर, ये 5 यहाँ बनाओ, पॉजिटिव इकट्ठा बना दो क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था और B नेगेटिव पोटेंशियल पे था, और ये जो 6 है ये 6, ठीक। इस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरीके से पैरेलल में कंबाइंड है, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं, C1 प्लस C2 प्लस C3, लो कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको चार्ज वार्ज कुछ दिया होता तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको पता ही है, वही एप्सिलॉन बोला जाता है, प्लेट एरिया सेम है तो A/D। अगर बोला जाता कि इनके बीच में आधा डिस्टेंस है, इनके बीच में डबल डिस्टेंस है, ऐसी भी कोई कहानी गिवन हो सकती थी, तो D अकॉर्डिंगली आप चेंज करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर तीनों सारे सेपरेशन बराबर है, सारा प्लेट एरिया सब कुछ एकदम बराबर है ना, सब कुछ बराबर है, कोई मटेरियल भी कहीं फिल नहीं करा, तो एप्सिलॉन नॉट A/T इंटू 3 कर दो इसको। तो बात समझ में आ रही है आपको, खाली ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आनी चाहिए कि C1 C2 C3 में कौन सी प्लेट नेगेटिव कौन सी प्लेट पॉजिटिव है। अगर ये समझ में आ गया बेटा, तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें नेट कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाएगी समझते हैं। एक टर्मिनल को मैंने यहाँ पे A बोला, एक टर्मिनल को मैंने यहाँ पे B बोला, ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा A, ठीक है, ओके। अब गौर से देखते जाना बेटा, ठीक है। A पे क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इस प्लेट पे 1 पे पॉजिटिव, ठीक है। A से और कौन जुड़ा है, 3 पॉजिटिव, और कौन जुड़ा है 5 पॉजिटिव। B पे नेगेटिव, तो कौन जुड़ा है B से, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसकी अब अपन नंबरिंग साफ साफ दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में ये कैपेसिटेंस C1, 2 और 3 के बीच में C2, 3 और 4 के बीच में C3, 4 और 5 के बीच में C5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 5 है, पांचों पैरेलल में होंगे, 1 2 3 4 5, ये पैरेलल में कंबाइंड है। नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ठीक है। बड़ा सिंपल होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपका एक टर्मिनल A पॉजिटिव और ये B नेगेटिव, ऐसे कर लिया, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C5। अब हम अपनी वाली नंबरिंग करते हैं, अपनी वाली नंबरिंग में आपको क्या करना है, ये जो है इसको मैंने 1 बोला, पिंक वाली नंबरिंग पे ध्यान दो, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला, इसको 4 बोला, इसको 5, इसको 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। आ रही समझ में। एक प्लेट के 2 साइड्स होंगे, है ना, तो 2 नंबर्स लिख दिए। जिस प्लेट का सिर्फ एक साइड है उसमें 1 नंबर, तो प्लेट नंबर 1 का बाहर वाले साइड से कोई लेना देना नहीं, उसमें 1 नंबर है। लास्ट वाली प्लेट में भी सिर्फ 1 नंबर 8 है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे नंबर बताते चलना, बता रहे हो क्या, ठीक है। C1 की अगर बात करी जाए तो देखो ये जो 1 है इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब
ये जो हिस्सा है इसका जो ये नंबर है नंबर 2, ये नेगेटिव होगा, यहाँ नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो नंबर 3 दिख रहा है, पिंक वाला नंबर 3, इस पे नेगेटिव है, तो ये नंबर 3 अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये 4 पॉजिटिव है तो 4 अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, 4 का जो दूसरा साइड है 5 वो पॉजिटिव है, तो ये 5 यहाँ आ गया, ठीक है। और अब देखना ध्यान से, ये जो 6 नंबर है, 6 नंबर, ठीक है, 4th प्लेट का ये 6th नंबर, ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये प्लेट नंबर 5 है, ये प्लेट नंबर 6, ठीक है, ओके। उसके बाद ये 7th और 8th बच रहे हैं, तो 7th क्या है, नेगेटिव, और 8th क्या है, पॉजिटिव, है ना। फिर से देखो C1, C2, C3, C4 है, ये गलती से मैंने C5 लिख दिया है, जो आपका आखिरी जो है वो C4 है। 4 ही कैपेसिटर है, C5 को मिटा दो, C5 को अपन ने यहाँ पे मिटा दिया। तो ये जो चौथा बच रहा है आपका जो C4 है, उसमें ये अंदर की साइड पे 7th है और ये 8th है। 7th B से जुड़ा है नेगेटिव और 8th पॉजिटिव, तो 8th यहाँ आ जाएगा और 7th यहाँ आ जाएगा, ये बन गया आपका C4, ठीक है। अब देखते जाओ 1, 4, 5 और 8, 1, 4, 5 और 8 ये सारे A से जुड़े हुए हैं पिंक कलर में, ठीक है। 1, 4 और 5 और 8 जो है आपका 1 प्लेट नंबर 1 से जुड़ा है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक वाली कलर की बात करूं, जो ब्लैक से नंबरिंग करी हुई है, ठीक है, तो ये पिंक वाला 1 ये ब्लैक वाले प्लेट नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर 4 जो नंबर है, 4 जो नंबर है, ठीक है, ये आपको नंबर 4 दिख रहा है ना, तो नंबर 4 जो है वो किसके लिए दिया हुआ है बेटा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इसको दोबारा रीड्रॉ करना है, तो रीड्रॉ करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, फिर से देख लो, सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में कैपेसिटर प्लेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, तो नंबरिंग इस तरीके से करो, किस तरीके से, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8। कहने का मतलब ये कि जो आपकी एक प्लेट दिख रही है उसके दोनों तरफ नंबरिंग करो, और इससे आपका अरेंजमेंट जो है वो आसान हो जाएगा, बनाना समझाना, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है आखिरी प्लेट में एक ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नीट में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप बच्चों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे विथ मी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और अब अगली क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जरूर वो क्लासेस भी अटेंड करना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर्स, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो भी नीट में आ सकता है, सीबीएसई में आ सकता है, सब कुछ कवर होगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।